आ रही है सियासत की इस वक्त की बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। श्रेयसी सिंह आज बीजेपी में शामिल होंगी। दोपहर 1 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब वो बीजेपी की सदस्यता लेती हुई नजर आएंगी। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में वो सदस्यता लेंगी। अरुण सिंह, संजय जायसवाल इस दौरान मौजूद रहने वाले हैं। अमरपुर या फिर जमुई से वो चुनावी मैदान में ताल ठोकती हुई नजर आएंगी। बड़ी खबर इस वक्त की जिसमें श्रेयसी सिंह बीजेपी की सदस्यता लेंगी और सियासत के पिच पर अपनी किस्मत को आजमाती हुई नजर आएंगी। शूटिंग की नेशनल चैंपियन है श्रेयसी सिंह। और सहयोगी निरंजन हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। निरंजन, इसे किस रूप में देखा जाए? अब तक शूटिंग के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का लोहा उन्होंने कई स्तरों पर दिखाया है। अब एक बार फिर से ये माना जाए कि चुनावी पिच पर वो अपनी किस्मत आजमा रही है बीजेपी के साथ। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सही कहा कि उन्होंने ओलंपिक के लिए भी इस बार ज्वाइन करना था, चूंकि कोरोना के लेकर के उन्होंने नहीं किया और इससे पहले अर्जुन पुरस्कार विजेता भी रही है। अब रह गई सियासत की बात, तो उन्होंने जन्मभूमि जमुई है, लेकिन जो कर्म क्षेत्र है इनके दिवंगत पिता दिग्विजय सिंह जो भारत सरकार में मंत्री भी रही है और उनकी मां पुतुल सिंह बांका के सांसद भी रही है। तो कुल मिलाकर देखा जिस तरह से पिछले 1 महीने से कयास लगाए जा रहे थे कि आरजेडी में शामिल होगी, जदयू में शामिल होगी, लेकिन अंततः आज इस पर विराम 1 बजे लग ही जाएगा बीजेपी मुख्यालय में, जब केंद्रीय नेताओं के समक्ष वह शामिल करेगी और सदस्यता ग्रहण करेगी। अब देखा जाए तो जो जमुई विधानसभा है, बिल्कुल निरंजन, सवाल यही कि जमुई जिस सीट से उनके लड़ने की संभावना जाहिर की जा रही है, ये सीट एलजेपी के लिए हमेशा से सुरक्षित मानी जाती रही है। ऐसे में क्या अगर ये बीजेपी में शामिल होती है तो इस सीट को लेकर कैसे देखा जाए? जैसा कि बातचीत हुई अभी मेरी उनसे, पुतुल सिंह से, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैं राजनीतिक भविष्य देख रहा हूं और जमुई में, क्योंकि जमुई सुरक्षित क्षेत्र है तो वहाँ राजनीतिक भविष्य है ही नहीं। बांका से सांसद भी रही, कई बार उनके पिता दिग्विजय सिंह भी सांसद रहे, तो उन्होंने बांका का भविष्य देख रही है। 2024 का जो चुनाव होगा लोकसभा का, उस भविष्य दिखाई दे रहा है और निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि अमरपुर विधानसभा से वह चुनाव लड़ेगी। जमुई से लगभग चुनाव लड़ने की मूड में श्रेयसी सिंह नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया निरंजन इस तमाम जानकारी के लिए। तेजस्वी के करीबी विधायक संजय यादव आरजेडी का दामन छोड़ सकते हैं। जी हां, टिकट कटने की वजह से वो नाराज चल रहे हैं और ऐसे में वो आरजेडी का दामन छोड़ सकते हैं। बड़ी खबर इस वक्त काराकाट से आरजेडी विधायक है संजय यादव और नाराजगी उनकर खुलकर सामने आ चुकी है। तेजस्वी के करीबी विधायक संजय यादव आरजेडी को छोड़ सकते हैं। काराकाट से आरजेडी विधायक हैं संजय यादव। आरजेडी के 4 और विधायक भी इनके साथ पाला बदल सकते हैं। टिकट कटने की वजह से ये सभी पार्टी से नाराज चल रहे हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर इस वक्त। और सहयोगी संजय हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर पटना से जुड़ गए हैं। संजय, आरजेडी के लिए इसे नुकसान के तौर पर देखा जाए या फिर ये अभी जिस तरीके से टिकटों का बंटवारा हुआ है उसके बाद इस तरह की खबरें लगातार आती रहेंगी? अमित, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? बिल्कुल विवाह। अमित, मेरा सवाल इस दृष्टिकोण से कि ऐसे लोगों की तो अब लाइन लगेगी ना, क्योंकि आरजेडी ने सबकी ताकत आजमा ली होगी, देखी होगी कि इनका कितना मजबूत दावेदारी इनकी है और ऐसे में इनकी नाखुशी से आरजेडी को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल विवाह, देखिए न सिर्फ संजय यादव जैसे कई ऐसे लोग हैं जो विधायक है आरजेडी के, उनके टिकट कटने की पूरी तरीके से संभावना है, क्योंकि सीपीआईएमएल ने दावा ठोका है शाहाबाद रेंज में। लेकिन आप ये समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो लोग कद्दावर लोग हैं, जो काफी तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव के साथ बहुत करीब रहे हैं, उन लोगों का टिकट कट रहा है, चाहे वो आरा के विधायक हो या फिर काराकाट से संजय यादव है। संजय यादव वो लोग हैं जो लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी जाने जाते हैं। और जब सीपीआईएमएल आरा जैसे सीट पर जो सिटिंग कैंडिडेट है या फिर काराकाट है, इसके अलावा पाली है, इसके अलावा कई ऐसी सीट है, फुलवाड़ी शरीफ है, अरवल है, यहाँ पे दावा ठोक रही है। शाम तक ये भी साफ हो जाएगा कि आखिर 19 सीटों पे जो उनको मिलने वाली है वो कौन सी सीटें हैं जो आरजेडी की जिसका नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो ऐसे कई विधायक हैं जो सिटिंग कैंडिडेट
वो बिल्कुल, माला ऐसे बदलने में की कई तैयारी सिटिंग है। कैंडिडेट जिनकी टिकटें कट रही हैं, अब ये नाराजगी खुलकर सामने आती है। हालांकि देखना होगा कि कितना नुकसान ये आरजेडी को पहुंचा पाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। बिहार बीजेपी नेताओं की बैठक लगातार चल रही है। दिल्ली में जेपी नड्डा के घर बिहार बीजेपी नेताओं की बैठक का दौर लगातार जारी है। गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी की इस बैठक में मौजूद हैं। बैठक में बीजेपी के कद्दावर नेता की भी मौजूदगी है, जिसमें देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी है, भूपेंद्र यादव सरीखे नेता यहां पर मौजूद हैं, नित्यानंद राय बैठक में इस वक्त मौजूद हैं, संजय जायसवाल, सुशील कुमार मोदी, मंगल पांडे, ये सभी नेताओं की मौजूदगी इस वक्त, जहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर इस वक्त महत्वपूर्ण बैठक और गृह मंत्री अमित शाह भी इस बैठक में मौजूद। और सहयोगी अमितेश हमारे साथ एक बार सीधे लाइव जुड़ गए दिल्ली से। अमितेश, ये बैठक काफी वक्त से चल रही है और अभी भी क्या ये बैठक चल ही रही है? जी हाँ, पिछले 2 घंटे से बैठक चल रही है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह अभी पहुंचे हैं। इसके अलावा बिहार बीजेपी के तमाम वो नेता यहां पर मौजूद हैं। कल जो पटना में दिन भर की बैठक चली, मैराथन बैठक चली, जेडीयू के नेताओं के साथ ही बैठक हुई। उसमें जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक सहमति बनी है कि 122 सीटों में से जेडीयू अपने खाते से ही जीतन राम मांझी की पार्टी को टिकट देगी, यानी 5 लोगों को एडजस्ट करेगी। 5 जो सीटें मिलने की सूचना है हम पार्टी को, तो जेडीयू कोटे की जो 122 सीटें होंगी उसमें से एडजस्ट करेगी। दूसरी तरफ 1 से 21 सीटें बीजेपी को मिल रही हैं, उसके मुताबिक बीजेपी 1 से 21 में से एलजेपी को एडजस्ट करेगी, अगर एलजेपी साथ रहने का फैसला करती है तो फिलहाल जो सूत्र बता रहा है उसके मुताबिक 3 बजे एलजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होनी है, जो कि कल रामविलास पासवान के अस्वस्थ होने के कारण तो इस बैठक के कल जो शाम को बैठक होने वाली थी, बड़ी आज वजह दिन में सिर्फ 3 ये बजे बुलाई गई है। की संख्या लगभग तय हो चुकी है। 1 सीट कम जेडीयू से बीजेपी लड़ रही है, जिसमें 121 सीटों पर बीजेपी लड़ेगी, जबकि 122 सीटों पर जेडीयू लड़ती हुई नजर आएगी। और ऐसे में जेडीयू को मांझी को अपनी तरफ से सीटें देनी है और बीजेपी अपनी तरफ से एलजेपी को सीटें देगी। तो क्या यह माना जाए कि इस वक्त कैंडिडेट को लेकर माथापच्ची की जा रही है? जी हाँ, बिल्कुल। आज जो शाम 6 बजे केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने वाली है, उसके पहले बीजेपी के बिहार के तमाम नेता आला कमान के साथ, अमित शाह और जेपी नड्डा के साथ पूरी तरह से अपना पेपर वर्क कर लेना चाहते हैं, एक सीट पर चर्चा कर लेना चाहते हैं। शाम में जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी उसमें अंतिम मुहर लगा दी जाएगी चुनाव समिति की तरफ से। तो उसके पहले तमाम चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन इस चर्चा के केंद्र में जेडीयू के साथ जो तमाम चीजें चल रही हैं उस पर भी चर्चा हुई। जो कल शाम को मीटिंग हुई है जेडीयू के नेताओं के साथ में पटना में, उसका भी फीडबैक आला कमान को दिया जा रहा है जेडीयू के नेताओं की तरफ से। तो तमाम इश्यूज पर चर्चा हो रही है, कौन कौन सीटों की अदला बदली हुई है उस पर भी चर्चा हो रही है, और कौन सी सीटें बीजेपी के खाते में आई हैं उस पर अंतिम मुहर लगाई जा रही है, जो कि अगर पूरी तरह से देखा जाए तो एक तरह से पेपर वर्क कर लेना चाहते हैं बीजेपी के नेता। आज की मीटिंग में, अभी जो मीटिंग चल रही है, शाम को 6 बजे उस पर अंतिम मुहर लगाई जाएगी। ये अभी तय नहीं है कि आज ही शाम में देर रात तक उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया जाएगा, या हो सकता है कि कल तक उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो, लेकिन फिलहाल बीजेपी अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रही है। लेकिन उसके पहले 6 बजे के पहले जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक जेडीयू बीजेपी एलजेपी की तस्वीर सामने आ सकती है, क्योंकि 3 बजे लोक जनशक्ति पार्टी की पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हो रही है 12 जनपद, जो कि एलजेपी का जो पार्टी दफ्तर है वहां पर, उस बैठक में तय हो जाएगा एलजेपी साथ रहेगी, यानी उसको जो सीटें दी जा रही है 1 से 21 में से ही उसको जो 18 से 20 सीटें, कुछ इस तरह की सीटें, कम सीटें ऑफर की जा रही हैं, तो उन सीटों पर एलजेपी मानती है या अलग होने का फैसला करती है, इसका फैसला हो जाएगा दिन में 3 बजे। बहुत बहुत शुक्रिया अमितेश इस तमाम जानकारी के लिए। यानी कि 3 बजे से लेकर शाम 6 बजे के बीच में ये संभव है कि एनडीए की तरफ से सीटों की संख्या किस पार्टी के पास कितनी सीटें जा रही है, ये तस्वीर उभर कर सामने आ सकती है। जेडीयू और बीजेपी की घंटों चली मैराथन बैठकों के बाद लोकसभा की तरफ विधानसभा चुनाव में भी सीटों पर सहमति बन गई है। खबर यह है कि जेडीयू और बीजेपी जो है वो बराबर तकरीबन सीटों पर चुनावी मैदान में उतरती हुई नजर आएंगी। जेडीयू 1 सीट बीजेपी से ज्यादा चुनावी मैदान में लड़ेगी। जेडीयू अपने कोटे से मांझी की पार्टी यानी कि हम को सीटें देंगी। ये हिस्सेदारी जो है वो अपनी तरफ से जेडीयू को तय करनी है। वहीं एलजेपी की अब तक एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर के बात नहीं बन पाई है। अकेले चुनाव लड़ने या फिर एनडीए में बने रहने को लेकर एलजेपी की संसदीय बोर्ड की आज एक महत्वपूर्ण बैठक 3 बजे होनी है। इस बीच बीजेपी के केंद्रीय चुनाव समिति की आज शाम बैठक 6 बजे बुलाई गई है, जिसमें उम्मीदवारों की सूची पर मुहर लग जाएगी। गठबंधन की स्थिति में
फर्स्ट फेज की 71 सीटों में से आधी सीटों पर बीजेपी ने उम्मीदवारों की घोषणा की तैयारी लगभग पूरी कर ली है। तो जेडीयू नेता राजीव रंजन प्रसाद ने कहा है कि सीटों को लेकर बीजेपी और जेडीयू में सहमति पूरी तरह से बन चुकी है, कहीं कोई मतभेद अब नहीं है और बहुत जल्द सीटों का ऐलान भी कर दिया जाएगा। जिस तरह से इन बैठकों का स्वरूप है और जो गोपनीयता बरती गई है, उसके बाद कितने सीटों पर गत्यावरोध है, ये केवल अटकल लगाए जाने की स्थिति है। दरअसल होमवर्क दोनों ही पार्टियों ने अपना पूरा कर लिया है और उस पर दोनों की परस्पर सहमति भी हो गई है, इसलिए बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। हजारीबाग के बड़कागांव में ग्रामीणों के आंदोलन की वजह से पिछले 1 महीने से कोयला खनन और डिस्पैच पूरी तरह से बंद है। वहीं कोयले का उठाव नहीं होने से अब कोल डंप में आग लगना शुरू हो चुका है। तस्वीरें आपके सामने हैं। ऐसे में एनटीपीसी अधिकारी आग पर काबू पाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। वहीं यह भी आशंका जाहिर की जा रही है कि अगर इस कोल डंप का जल्द से जल्द उठाव नहीं किया गया तो ये आग और भी ज्यादा बढ़ सकती है। एक मशीन हमेशा परमानेंट यहाँ खड़ी रहती है और पॉन्ड भी है यहाँ पे, ताकि हमारे पानी की कमी ना हो और सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल ना हो। लेकिन ये बहुत ही सिचुएशन गड़बड़ हो जाएगी अगर ज़्यादा टाइम तक ये चलते रहा। तो इसका सॉल्यूशन नॉर्मली कोयले में ऐसा होता है और इसका सॉल्यूशन यही होता है कि आप फटाफट से इसको बुझाइए, आग को बुझाइए, ठंडा कीजिए कोयले को और भेज दीजिए कि जिस काम के लिए वो है उसको वहाँ भेजा जा सके। यह है बड़कागांव एनटीपीसी का कोल डंप, जहां पिछले 1 महीने से उठाव बंद है ग्रामीणों के आंदोलन की वजह से। लिहाजा अब ये कोल डंप में आग लगने लगा है और ऐसे में यहाँ के जो अधिकारी हैं और पदाधिकारी वो आग पर काबू पाने की जुगत में लगे हैं। कई जगहों पे आग पर काबू भी पा लिया गया है, लेकिन इसकी संभावना आए दिन बनी रहेगी कि जब तक इसका उठाव नहीं होता है इसमें आग लगती रहेगी। ऐसे में जरूरत है तो पहले इसका डिस्पैच कराया जाए ताकि यहाँ की राष्ट्रीय संपत्ति का होने वाला नुकसान को बचाया जा सके। राकेश कुमार, न्यूज़ 18, हजारीबाग। सिमडेगा के कुरडेग में हुई भारी बारिश से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। कुरडेग में परकला पुल के ऊपर से पानी का बहाव हो रहा है। तस्वीरें आपके सामने देखिए किस तरीके से पुल के ऊपर से ही पानी जो है वो बह रहा है, जिससे पुल से होकर आवागमन बाधित हो चुका है। पुल के दोनों तरफ गाड़ियां लगी हुई हैं, लेकिन पानी के ओवरफ्लो के बीच भी कुछ लोग जान हथेली पर लेकर पुल को पार करते हुए भी नजर आ रहे हैं। न्यूज़ 18 आप सभी दर्शकों से अपील करता है कि नदी के बढ़े जलस्तर के बीच पुल को पार ना करें, इससे बचें क्योंकि थोड़ी सी भी असावधानी आपकी जान पर भारी पड़ सकती है। गुमला के विशनपुर प्रखंड में एक चेक डैम का गार्ड वाल बीती रात बारिश की वजह से टूट गया। इसके टूटने से बालू और पानी धान के खेतों में चले गए, जिससे धान की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। स्थानीय लोगों ने वन विभाग पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि काम के दौरान उन्होंने अधिकारियों का ध्यान इस तरफ दिलाया था, लेकिन वक्त रहते कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसका खामियाजा अब किसानों को उठाना पड़ रहा है। आया हुआ था जिसमें हम लोग बोले थे, जो साहब जो आए हुए थे यहाँ वन पदाधिकारी, वो बोले कि नहीं टिक जाएगा। हम लोग कई बार बोले कि सर ऐसा नहीं होना चाहिए, पुराना जो अथी है उसी में सीमेंटेड करवा दीजिए, लेकिन नहीं माने और वही हुआ जो होना था पूरा ढह गया और धान भी उतना फसल बर्बाद हो गया। घाटशिला में मुसाबनी से धालबुमगढ़ प्रखंड जाने वाली सड़क कीचड़ से भरी हुई है, जिससे लोगों को आने जाने में खासी परेशानी होती है। देवली गांव के मुख्य कैनाल की सड़क से आने जाने पर लोगों को 20 किलोमीटर की दूरी कम तय करनी पड़ती है, लेकिन जर्जर सड़क से इस रूट में हादसे की आशंका हमेशा बनी रहती है। ग्रामीणों का यह आरोप है कि हर दिन सैकड़ों लोग इस सड़क से आवागमन करते हैं, लेकिन आज तक स्वर्ण रेखा परियोजना के अधिकारियों ने इस सड़क की मरम्मती के लिए कोई कदम नहीं उठाया। खराब है और ये जो लड़का लोग आता जाता है इन लोग को बहुत परेशानी होती है और इस रास्ते से कम हजारों लोग रोज का आना जाना करता है। मतलब कि और रोज लड़का लोग यहाँ पर गिर भी जाता है और कीचड़ भी लग जाता है और पत्थर निकला हुआ है रास्ते पे और कीचड़ भरा हुआ है, पता नहीं चलता है, बाद में एक्सीडेंट भी हो जाता है।
और चलिए आपको लिए चलते हैं महागठबंधन को छोड़ने के बाद वीआईपी अध्यक्ष मुकेश सैनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। सीधे आपको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिए चलते हैं। देखिए तस्वीरें आपके सामने। कल इसी तरह से एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी महागठबंधन की तरफ से, जहां पर लोगों की मौजूदगी गठबंधन दल के तमाम दलों की तरफ से, लेकिन अचानक से सीटों की तेजस्वी की तरफ से घोषणा के बीच सन ऑफ मल्ला मुकेश सैनी नाराज उठते हैं। उनका यह कहना कि उनके पीठ में खंजर घोंपा गया है, उनके साथ विश्वासघात किया गया, भरोसा दिया गया था कि उन्हें 25 सीटें और डिप्टी सीएम का पद दिया जाएगा, लेकिन यहां पर आने के बाद पूरी तरह से अपने वादे से मुकर गए तेजस्वी यादव और नाराजगी का स्वर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही नजर आया, जिसके बाद महागठबंधन से अलग राह अपनाने की घोषणा मुकेश सैनी की तरफ से उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही कल शाम को कर दी गई। और अब इस वक्त सीधी तस्वीरें आपके सामने। वीआईपी अध्यक्ष मुकेश सैनी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाता हुआ नाराजगी जाहिर करने के साथ ही साथ ये उम्मीद जाहिर की जा रही है कि किसके साथ वो आगे चुनावी मैदान में उतरेंगे, किसके साथ गठबंधन करेंगे। ये तस्वीर अब से कुछ ही क्षणों में साफ हो जाएगी। आज शाम एक नए गठबंधन की घोषणा हो सकती है, ये हमारे सूत्र जानकारी दे रहे हैं। कुशवाहा, मुकेश सैनी और पप्पू यादव का गठबंधन संभवतः हो सकता है, जिसकी घोषणा आज शाम की जाएगी। मुकेश सैनी की पप्पू यादव से कई बार बातचीत हो चुकी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पप्पू यादव मुकेश सैनी की मुलाकात भी हुई और ऐसे में आज शाम एक नए गठबंधन की घोषणा संभवतः की जा सकती है। जो बड़ी खबर इस वक्त सूत्रों के हवाले से हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं। और फिलहाल देखिए एक बार फिर वही तस्वीर कमोबेश वैसी ही, जिसमें मुकेश सैनी जो है वो हाथों को ऊपर करते हुए एकजुटता दिखाते हुए, लेकिन ये एकजुटता किसके साथ वो दिखाने वाले हैं चुनावी मैदान में, ये देखने के लिए आप आज शाम तक का इंतजार करना होगा। फिलहाल सीधी तस्वीरें आपके सामने। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के सभी साथी और पोर्टल न्यूज के सभी साथी को, आप सभी को स्वागत है। पार्टी के सभी पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं। साथियों, आपने कल तो आपने देखा ही और विस्तार से मैं आप लोगों के बीच में बात को रखूंगा। आप सभी को पता है कि बिहार में और मेरे 39 साल की उम्र में 21 साल से मैं संघर्ष कर रहा हूं। एक गरीब मछुआरा परिवार में जन्म लिया। 18 साल की उम्र में ही मुंबई जैसे शहर में जाकर अपने दिन रात मेहनत करके अपने कामयाबी को हासिल करके बिहार में पिछड़े, दबे कुचले, अति पिछड़ा समाज, निषाद समाज के हक अधिकार के लिए निरंतर बिहार में 6 साल से मैं संघर्ष कर रहा हूं। और संघर्ष कर और उस संघर्ष में हमेशा हर किसी ने धोखा दिया और मैं आगे बढ़ता रहा। 2018 में हमने एक पॉलिटिकल पार्टी बनाया। हमें लगा कि समाज को न्याय इसी रास्ते से दिलाया जा सकता है और हमने पार्टी बनाने के बाद हमने श्री लालू प्रसाद जी को नेता मानते हुए हमने उनके विचार पे चलने का निर्णय लिया और महागठबंधन में हमने शामिल हुआ। और जब शामिल होने के बाद उससे पहले तो बड़ी बड़ी मीठी मीठी बातें करते थे, जहां हम बुलाते थे वहां पे आके मीटिंग करते थे, क्योंकि वो हमारे साथ गठबंधन करना चाहते थे। जब गठबंधन होने के बाद लोकसभा चुनाव के समय में भी हमारे साथ चीटिंग किया गया था। जो सीट हमें नहीं चाहिए था वो भी सीट उन्होंने दिया। यहां तक बात हो चुका था कि मुझे दरभंगा लोकसभा में लड़ना था, लेकिन तैयारी कराने के बाद लास्ट मोमेंट पे हमें खगड़िया भेज दिया गया। हम चुप रह गए। हमें मधुबनी का सीट नहीं चाहिए था, जबरदस्ती उन्होंने सीट दिया और अपना कैंडिडेट दिया, जबकि हमारा कैंडिडेट कोई और था और उन्होंने इच्छा रखा कि इनको दिया जाए। हमने सहमति दे दिया, उनको हमने चुनाव लड़ाया। हम मुजफ्फरपुर नहीं लेना चाह रहे थे, जबरदस्ती उन्होंने हमें सीट देने का काम किया। उसके बावजूद भी हम महागठबंधन में बने रहे और साथ आगे बढ़ने का हमने निर्णय लिया था, उसको हम दोहराते रहे। उसके बाद आपने देखा परिणाम अच्छा नहीं रहा। उसके बाद हमारे जो मधुबनी लोकसभा क्षेत्र में जो चुनाव लड़े थे बद्री पूर्वे जी, उनको राष्ट्रीय जनता दल ने अपने पार्टी में ज्वाइन करा लिया। आप कह सकते हैं कि एक गठबंधन में साथी रहने वाले लोग और उनके पार्टी तोड़ के अपने पार्टी में ज्वाइन करा लेना कहां तक सही है। उसके बाद भी हमने चुप रहा। सिमरी बख्तियारपुर में उपचुनाव की बारी आया और पहले से बात हो चुका था कि सब पार्टी एक एक सीट लड़ेंगे, क्योंकि ये एनडीए का सिटिंग सीट था, इसलिए हम सब मिलकर लड़ेंगे और मजबूती से जीत हासिल करेंगे। और सब आदमी अपने अपने अनुकूल तैयारी कर रहे थे। उसके बाद लास्ट मोमेंट पे उनके तरफ से आदेश आता है
कि आप हमें समर्थन दीजिए, हम चारों जगह हम खुद लड़ेंगे और आपका समर्थन मिलना चाहिए। हमने कहा ये तो गलत है, अगर यही आपको लड़ना रहता तो 2 महीना पहले हमें बता देते तो शायद हम समझ लेते। लेकिन हम जब तैयारी में उतर गए और अपने लोगों को बोल दिए कि आपको ये सीट दे रहे हैं, जबकि खगड़िया लोकसभा क्षेत्र में ही सिमरी बख्तियारपुर आता है, तो हमने वहां पे चुनाव लड़ने का निर्णय किया। और मैंने उनको बता दिया कि सन ऑफ मल्ला किसी के पीछे चलने वाला नहीं है, अपने कंडीशन से बिहार में अपने समाज हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने के लिए खड़ा है और किसी पार्टी के पीछे चलने वाला नहीं है। हमने उनसे एक सीट पर उनसे हमने कंप्रोमाइज नहीं किया और हमने अपनी ताकत दिखाने का निर्णय ले लिया और हम वहां पे चुनाव लड़े और अकेले 1 साल पुराना पार्टी 15% वोट लाया, 26,000 वोट हमने लाया। और वहां पे उन्होंने देखा कि मेरे 26,000 वोट लाने से, अति पिछड़ा समाज हमारे साथ आने से वहां पे एनडीए का बुरी तरीके से 15,000 से हार होता, वहां पे राष्ट्रीय जनता दल को जीत होता है। वहीं से उन्होंने एक षड्यंत्र रचने का कोशिश किया कि इनके पास एक वोट बैंक है और ये इनके साथ है, और उन्होंने समय रहते हुए साथ आए, सारे चीज किए और उन्होंने निर्णय ले लिया था कि इनको समय आने पे हम इनको धोखा देंगे। आज हम लोगों ने हर जगह पे, आपको पता होगा कि ब्लैंकली जितना उनके परिवार के लोग उनको सपोर्ट नहीं करते होंगे, उससे ज्यादा सन ऑफ मल्ला उनको हमेशा सपोर्ट किया सीएम के लिए। मुझे मालूम है कि उस जगह पे वो नहीं पहुंच सकता, उसके बावजूद भी जब भी उन्होंने हमें बड़ा भाई कहा, तब ने हमने उसको छोटा भाई मानने का काम किया और मैंने सोचा कि मैं अपने उंगली पकड़ के इनको सीएम के रास्ते पे लेके जाऊंगा। आपने कल भी देखा संबोधित में उन्होंने बड़ा भाई का जिक्र किया था और मैंने भी छोटा भाई समझ के उनको उंगली पकड़ के आगे बढ़ाने का निर्णय ले लिया था कि बिहार में इनको हम आगे पहुंचा। तो देखिए, इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुकेश सैनी, जिनका ये कहना है कि उन्हें धोखा दिया गया है और सिर्फ इस बार ही नहीं, लोकसभा चुनाव के वक्त भी उनके साथ धोखा किया गया था। जो कैंडिडेट उन्हें दिए गए उस कैंडिडेट पर उनकी रजामंदी नहीं थी और एक बार फिर से वही छल किया गया है। हालांकि ये जरूर सूत्र भी जानकारी दे रहे कि आज शाम तक एक नए गठबंधन के साथ मुकेश सैनी सामने आ सकते हैं। आरजेडी आज अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर सकती है। इस बात का खुलासा आरजेडी सांसद मनोज झा ने न्यूज 18 से खास बातचीत में किया। उन्होंने कहा कि फेज वाइज या फिर एक साथ ही सभी प्रत्याशियों का नाम का ऐलान देर शाम तक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह की तरफ से किया जाएगा। और इस दौरान उन्होंने मुकेश सहनी पर भी जमकर हमला किया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आरजेडी के कद्दावर नेता मनोज झा। बात करते हैं। मनोज जी, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तो आप लोगों ने क्लियर कर लिया, अब सवाल ये है कि प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कब होगी, किस तरीके से होगी? क्या फेज वाइज आप लोग कैंडिडेट्स के नाम का ऐलान करेंगे? देखिए, दोनों विकल्पों पे विचार हो रहा है और आज शाम तक ये स्पष्ट हो जाएगा कि हम फेज वाइज जाएंगे या होलसम एक बार में ही तीनों फेज का हम निर्णय ले लें। सबसे महत्वपूर्ण था आंकड़े को तय करना, इलाके को तय करना, और वो सब हम कर चुके हैं और बहुत बेहतर ढंग से कर चुके हैं। बेहतर ढंग से, लेकिन मुकेश सहनी ने कहा कि पीठ में खंजर भोंका है आरजेडी ने। देखिए, मैं तो इतना ही आपके माध्यम से कहूंगा, मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं, जहां जाएं तरक्की करें, ये हमारी शुभकामना होगी। लेकिन खंजर और छुड़े की राजनीति हम नहीं करते। किनके इशारे थे, किनके इरादे थे, जो कल कुछ किया उन्होंने, मैं तो बरबस उस कहानी को याद करता हूँ, बाबा भारती, खड़ग सिंह और घोड़े वाली कहानी। जब वो घोड़ा ले गया खड़ग सिंह, तो बाबा भारती ने कहा किसी को बताना मत तुमने कैसे किया, नहीं तो अन्यथा आगे से लोग भरोसा नहीं करेंगे। कल उन्होंने विश्वसनीयता खोई है। लोक जीवन में जीत हार अपनी जगह, क्रेडिबिलिटी बहुत महत्वपूर्ण चीज है। तो ये मनोज झा है, सीधे तौर पे इनका कहना है कि जो घटनाक्रम हुई कल, वो देश की ही नहीं, पूरे अगर कहा जाए तो राजनीतिक गलियारे के लिए एक बुरा दौर था और ये नहीं होना चाहिए था। हालांकि ये शुभकामना दे रहे हैं मुकेश सहनी को, साथ ही ये भी कह रहे हैं कि जो हमारे सिटिंग विधायक हैं जिनका टिकट कटने का संकेत है, उनको भी तेजस्वी साथ लेकर के चलेंगे और पूरी मजबूती के साथ चुनाव में जो है शिकस्त देंगे एनडीए को। क्या देखना होगा कि परिस्थिति क्या होती है। कैमरा पर्सन नीलमणि के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना।